नमस्कार सभी को। आप देख रहे हैं YouTube पर चैनल इजी कंसेप्ट क्लासेस। आज हमने टेस्ट लिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो हमने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे बच्चों को लेकर बनाया हुआ है। इस टेस्ट का बेस रहा जो वीडियो हमने 2-3 दिन पहले अपने चैनल पर डाली थी, जिसका टाइटल था हाउ टू मेक टीचिंग इफ़ेक्टिव, अपने अध्यापन कार्य को प्रभावशाली कैसे बनाएं। और हमने पहले डिसाइड कर लिया था कि इसी वीडियो के आधार पर टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा करना आसान होता है कि एक बार चीज़ समझ ले फिर उसके बाद टेस्ट ले और उस टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों को डिटेल से समझ लें और उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं या जो आंसर दिए गए हैं वो क्यों हैं और उनका मतलब क्या है, उनको समझना ज़रूरी होता है। अगर हम उनको समझ पाए तो फिर हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो टेस्ट हो गया, काफ़ी सारे बच्चों ने जो है वो अपने आंसर सबमिट कर दिए। लास्ट में जाके उनको व्यूज़ दिख गए। काफ़ी सारे बच्चों के जो है वो 100% मार्क्स आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन जो है वो बच्चों ने टिक किए जिसे मुझे मजबूर होना पड़ा इसके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो जिन बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 जो मार्क्स आए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शनल जो पेपर्स होते हैं उसमें अक्सर जो है वो हम चांस लेके और जो है वो आंसर टिक कर देते हैं और उनके ठीक होने के चांसेस भी अधिक रहते हैं। तो जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो जो देखा था उनके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा, और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा था, जो अभी नए हमारे चैनल में जुड़े हैं, जिन्होंने अभी वीडियो नहीं देखा है या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नए जुड़े हैं, वो वीडियो भी देख लें पिछले वाला। उसका लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और वीडियो देखें। फिर उसके बाद तुम जो है वो इस प्रश्न पत्र को फिर से डाउनलोड करके जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं इसका भी लिंक जो है वो इस वीडियो में साथ में दे दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं इस तरह की वीडियोज़ आप और कितनी चाहते हैं। हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टेस्ट से। तो टेस्ट का जो है वो टाइटल रहा हाउ टू मेक टीचिंग इफेक्टिव, जो हमारे वीडियो का टाइटल था टेस्ट नंबर 1। टेस्ट नंबर 1 इसीलिए लिखा क्योंकि इसी टाइटल से जुड़े हुए अभी 5-6 टेस्ट और आने हैं और 5-6 वीडियो और आनी हैं, जो कि टीचिंग स्किल्स के ऊपर बेस रहेंगी, क्योंकि हर स्किल को अलग अलग बताना पड़ेगा और उनके लिए अलग अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो को वहाँ तक सीमित कर दिया था। टीचिंग स्किल पे हम पिछली वीडियो में पहुँच गए थे। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना था यहाँ पर, फिर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी थी। आप ग्रेजुएट हैं या बीएड कर रखी है, एमएड, पीजी, पीजी प्लस एमएड, पीजी प्लस बीएड, एमफिल हैं या पीएचडी हैं, स्टडी कर रहे हैं अभी भी या कोई जॉब करते हैं, तो वो टाइटल लिखना था। ठीक है, तो ये सामान्य सी बात है। चलिए प्रश्न पहला, क्या शिक्षण बालक की शक्तियों का विकास करना है? ऑप्शन थे हाँ, नहीं, पता नहीं। तो चलिए हम चलते हैं वहीं पर जहाँ ये बात मिलेगी हमें। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में व्हाट इज़ टीचिंग, तो उसी में मैंने बता दिया था। देखिए हिंदी में डेफिनेशन पढ़िए। शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की शक्तियों के विकास में सहायता करता है। और प्रश्न भी यही है, क्या शिक्षण बालक की शक्तियों का विकास करता है? बिल्कुल, क्योंकि हमने अधिकतर यही पढ़ा है, हमारी बुक्स में यही लिखा मिलता है कि बच्चा जो है वो एक इंटरनल टैलेंट लेके पैदा होता है और उसको सिर्फ पहचानना और उसको निखारना जो है वो एक अध्यापक का कार्य होता है। तो हम सभी अध्यापक भी यही कार्य करते हैं। बच्चा टैलेंट होता है, उसके टैलेंट को पहचानते हैं और फिर उसको निखारने का कार्य करते चले जाते हैं। तो हाँ, शिक्षण बालक की शक्तियों का विकास करना है। चलिए अगले प्रश्न पर, छात्र व्यवहार में परिवर्तन से आपका क्या तात्पर्य है? ये भी इसी डेफिनेशन में है। देखिए ये जो नीचे इंग्लिश की है मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। टीचिंग इज़ ए सेट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। जब पिछली वीडियो बनाई थी तो मैंने यहाँ पर स्पेशल फोकस किया था स्टूडेंट बिहेवियर। यहाँ स्टूडेंट बिहेवियर का मतलब ये नहीं है कि बच्चा अच्छा बोलता है या बुरा समझता है या साफ़ सफाई में ध्यान रखता है या अध्यापकों का सम्मान करता है या बड़ों का सम्मान करता है, नहीं। यहाँ स्टूडेंट बिहेवियर का मतलब है जो चीज़ बच्चे को आती है और जो आज बच्चे ने नई चीज़ सीखी और अगले दिन जब उससे पूछा गया तो बच्चे ने वो चीज़ करके दिखा दी या फिर उसने बता दी, तो हम मान लेंगे कि स्टूडेंट के बिहेवियर में परिवर्तन आ गया है। उदाहरण के लिए मान लो बच्चे को जो है वो 2 जमा में 2 4 करना आता है और आज कक्षा में हमने उसको 2 गुना में 2 4 सिखाया और अगले दिन जब हमने पूछा उससे कि 2 गुना में
तो क्या होता है, और बच्चे ने जवाब दिया कि 2 गुना में 2 मैम सर 4 होता है, तो हम ये मान लेंगे कि बच्चे के बिहेवियर में गुणा करना शामिल हो गया है। तो स्टूडेंट का बिहेवियर, तो इसका आंसर हो गया छात्र को विषय का हिस्सा जो नहीं आता कक्षा में सीखने के बाद उससे वह करने लगता है। कौन? छात्र करने लगता है। तो हम मान लेंगे कि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपको पता चल गया, इसका ऑप्शन छात्र के विषय जो उसको करना नहीं आता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। शिक्षण कक्ष में की जाने वाली गतिविधियों का समायोजन है। फिर से डेफिनेशन पे चले जाते हैं। टीचिंग इज ए सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंजेस। तो शिक्षण जो है वो कक्ष में बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी जो है वो हम चीज़ें करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि स्टूडेंट को वो सारी चीज़ें हम सिखा सकें, मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में परिवर्तन ला सके। तो हाँ बिल्कुल, बहुत सारी गतिविधियों का समायोजन होता है। चलिए अगला प्रश्न था, टीचिंग इज टू वे प्रोसेस किन दो को मिलाकर कहा गया है? टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग एंड करिकुलम, टीचिंग एंड स्टूडेंट, टीचिंग एंड एनवायरनमेंट। तो इसका राइट आंसर है टीचिंग एंड लर्निंग। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि टीचिंग जहाँ हो रही होती है वहाँ लर्निंग हो रही होती है, और जहाँ लर्निंग हो रही होती है वहाँ टीचिंग हो रही होती है। मैंने फिल्मों का उदाहरण दिया था, आज मैं आपको कुछ और उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लो हम रास्ते में चल रहे थे और कोई व्यक्ति जो है वो वहाँ से जा रहा था और बड़े अच्छे से बातें कर रहा था। हमने उसको देखा और उसकी 2-4 बातें जो है वो कॉपी कर ली, जिस प्रकार से वो कह रहा था, और हमने उनको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो लर्निंग हो गई, लेकिन हो कैसे रही थी? जब हमने किसी को देखा तो ऑटोमेटिकली वो हमें टीच कर रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बाद में आएगा किसी टॉपिक में डायरेक्टली क्या होता है, इनडायरेक्टली, तो मैं वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँगा। तो अभी सिर्फ इस टेस्ट पे फोकस रखना। तो इसका ऑप्शन रहेगा टीचिंग एंड लर्निंग, टू वे प्रोसेस। देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे नेचर ऑफ टीचिंग के अंदर इट इज़ टू वे प्रोसेस। टीचिंग, जहाँ टीचिंग हो रही होगी वहाँ लर्निंग, और जहाँ लर्निंग हो रही होगी वहाँ पर टीचिंग हो रही होगी। चलिए, शिक्षण में सबसे पहले क्या आता है? इसका आंसर जो है वो आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं बता पाए, शायद मिस कर गई वीडियो में वो पॉइंट, क्योंकि पूरा एक स्लाइड था उसका। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट हो जाएगा। सबसे पहले हम योजना बनाते हैं, ठीक है, कि अगले दिन मुझे क्लास में जाके क्या पढ़ाना है। मैं टॉपिक का चुनाव करता हूँ, मुझे बच्चों से क्या प्रश्न पूछने हैं, मुझे कैसे अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है, मुझे कितने बच्चों से प्रश्न पूछने हैं, मुझे कब कब प्रश्न पूछने हैं, मुझे उनका इवैल्यूएशन कैसे करना है, मुझे कब रिपीट करना है, इत्यादि इत्यादि। ये सारा का सारा मैं पहले से ही डिसाइड कर देता हूँ, जिसको पाठ योजना कहते हैं। तो पाठ योजना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेसन प्लान, तो पाठ योजना जिसको बोलते हैं लेसन। तो लेसन प्लान बनाना अलग से मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, बाद में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो अभी सबसे पहले आएगा पाठ योजना तैयार की जाती है, दूसरे नंबर पे आएगा फिर टीचर अगले दिन जाके उसको प्रस्तुत करता है, फिर उसका पाठ का सार करता है, और लास्ट में जाके मूल्यांकन करता है। पाठ का सार का मतलब कंक्लूड सा कर देता है, ये वाला। देखिए, सबसे पहले लेसन प्लान, उसके बाद प्रेजेंटेशन, देन कंक्लूजन, समापन, और उसके बाद में आता है इवैल्यूएशन। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, ऐसे ही स्टेप चलेंगे। पहले प्लानिंग करूँगा, फिर प्रेजेंट करूँगा क्लास में जाके, फिर कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है बच्चों आज हमने ये सीखा वो सीखा, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये क्या होता है वो क्या होता है। तो ये ऐसे ही स्टेप चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा ये वाला डिफ़िकल्ट था, इसका मैंने वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था, बताया नहीं था। टीचिंग लेवल्स आर, कौन कौन से टीचिंग लेवल होते हैं? देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो इसका आंसर था ऑल ऑफ अबव। मेमोरी लेवल हमारा चलता है प्राइमरी लेवल पर, जहाँ पर हम बच्चों को याद करवाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है मिडिल लेवल पर या सेकेंडरी पर अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर बच्चा समझना शुरू कर देता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना टीचिंग करवाना शुरू करते हैं। और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी और कॉलेज लेवल पे आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पर बच्चा जो है वो चिंतन करना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव। चलो, विच फैक्टर अफेक्टिंग योर टीचिंग, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं? ये आप इस साइड में देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड में, ये मैंने फैक्टर्स बताए थे पिछली वीडियो में। नॉइस, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है, NOISE लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर कीजिएगा प्लीज़।
नॉइस यानी कि शोर अगर हो रहा होगा तो क्लास में हम नहीं पढ़ा पाएंगे, अफेक्ट करेगी हमारी वो चीज़ें। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, बिल्कुल अगर सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर मैं जो है वो टीचिंग कैसे कर पाऊँगा अच्छे से। एटीट्यूड, मैं सोचता कैसे हूँ टीचिंग के प्रति, मेरी अभिवृत्ति क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि टीचिंग कैसी है, या टाइम पास कर रहा हूँ मैं, या बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, तो मैं कैसा सोचता हूँ वो भी प्रभावित करेगी। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ अबव, ऊपर वाले तीनों ही ऑप्शन आएंगे, और जो लेफ्ट में आप लोग देख रहे हैं वो भी आप जो है अगर ऑप्शन में होते तो हम उसको करते। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से किस पार्ट को हटाने से प्रोसेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, उसमें स्टूडेंट था, उसमें टीचर था, उसमें करिकुलम था। उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए आप देख पा रहे होंगे डायग्राम, कि टीचर को हटा दो तो लर्निंग स्टूडेंट और करिकुलम, मतलब बच्चे हैं उनके पास सिलेबस है लेकिन समझाने वाला कोई नहीं है। स्टूडेंट को हटा दें, टीचर है, सिलेबस है, लेकिन किसको बताना है वो कोई नहीं है। टीचर है, स्टूडेंट है, लेकिन क्या करना है, किस चीज़ को हमें पढ़ना है वो कुछ नहीं है। तो हम तीनों को नहीं हटा सकते, ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण कौशल की विशेषता। एक विशेषता थी शिक्षण कौशल की, मौन, साइलेंस क्या है, इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। देखिए ये है साइलेंस। कक्षा में पूरा समय मौन स्थापित करना नहीं, तो फिर हम पढ़ा कब रहे हैं। बच्चों को चुप करवाना नहीं, जब हम पढ़ा रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे तो शांत होकर सुन रहे होंगे। कक्ष में हुए अवांछित शोर को बंद करने के लिए अध्यापक का 1-2 मिनट मौन हो जाना, ये मैंने आपको बताया था, उदाहरण दिया था। कुछ अध्यापक हमारे में से भी ऐसे होंगे, या कुछ बच्चों आपने देखे होंगे अपने टीचिंग में, लेक्चर स्टैंड को थपथपाते हैं, चुप हो जाओ, या ज़ोर से चलाएंगे साइलेंस प्लीज़। तो वो वाली चीज़ जो है वो अगर हो रही होगी तो मेरे जैसे जो टीचर ट्रेनर होंगे वो समझ जाएंगे कि आप लोगों ने जब सीखनी थी, जब ट्रेनिंग लेनी थी टीचिंग की, तो आप ले नहीं पाए, उसको मिस कर गए। तो अक्सर हमें साइलेंस वाली चीज़ का हम प्रयोग करते हैं जब कक्ष में अध्यापक जाता है और बच्चे चुप नहीं हो पा रहे होते, तो 1-2 मिनट के लिए लेक्चर स्टैंड पर चुपचाप खड़े हो जाइए, ऑटोमेटिकली जो है वो सारी क्लास में शांत हो जाएगा। तो इसका आंसर तीसरे वाला रहेगा, ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर दिया। चलिए अगला, पुनर्बलन क्या है, रेनफोर्समेंट, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये रहा यहाँ पे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको। उपविषय का दोहराव, बच्चों के प्रश्नों का उत्तर, बच्चों को अभिप्रेरित करना, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि बच्चों को उत्साहित करना, और एक बार किसी को उत्साहित कर लें तो फिर उनको सिखाना आसान हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों को अभिप्रेरित करना। उपरोक्त सभी नहीं आएगा, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मैंने डाला था। अधिकतर हमें सिखाया जाता है कि उपरोक्त सभी या इस पर इनमें से कोई नहीं, अगर ऐसा कुछ आए तो उसके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते थे, तो जानबूझ के मैंने इसको डाला था। तो इसका आंसर रहेगा बच्चों को अभिप्रेरित करना। ठीक है, इसका एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं रेनफोर्समेंट का, तो आप उस टाइम पे वहाँ पे सीख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, अटेंडिंग बिहेवियर क्या है, यहाँ पर इसी में ही था, ये देखिए ये रहा अटेंडिंग बिहेवियर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑप्शन क्या है। कक्षा में अगर कोई बच्चा अपनी बात रखना चाहे तो उसकी बात सुनना, तो मैंने भी यही आंसर बताया था कि कक्षा में अगर कोई हाथ खड़ा करता है क्लास में या कहता है मैं आई आस्क वन क्वेश्चन सर मैम, तो हम उसको अटेंड करें। हाँ बच्चे बताओ क्या पूछना चाहते हो, तो अधिकतर टीचर कह देते हैं बैठ जा पहले मुझे पढ़ा लेने दे, या फिर मैं पढ़ा लूँ उसके बाद में पूछना। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो बच्चे के अंदर जो पहल करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे दब जाएगी और बच्चा प्रश्न पूछने छोड़ देगा। ऑप्शन दिया था बच्चे के व्यवहार को सुधारना, नहीं, क्योंकि बिहेवियर से जुड़ा हुआ था, इसीलिए मुझे लगा कि व्यवहार डालूं तो ज़्यादा ऑप्शन क्लियर होंगे और ज़्यादा बच्चे इसको टिक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डांट लगाना उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी तो जानबूझ के दिया गया था, तो इसका ऑप्शन ये वाला है, फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न लास्ट, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित क्या जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, अगली मैं स्लाइड कर देता हूँ, देखिए इसमें है कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को नॉलेज गलत है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन आएगा, ये नॉलेज गलत लिखा हुआ है, देन प्रेजेंटेशन और नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट और टीचिंग स्किल्स।
पिछली वीडियो में बताया था, अब फिर से फटाफट से बताता हूँ। कम्युनिकेशन स्किल की कोई ट्रेनिंग नहीं है, हम दूसरों को देखकर बोलना सीख सकते हैं। छोटों से बड़े कैसे बात करनी चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए वगैरह, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल में आती है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण वगैरह। प्रेजेंटेशन मैंने बताया था, जब हम अब किसी भी विषय को इतना आसान बना दें कि सामने जो बैठा है उसको आसानी से समझ में आ जाए, हम उसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रैक्टिस बार बार करने से प्रेजेंटेशन करनी आ जाती है। प्रैक्टिस का मतलब बार बार बच्चों के सामने जाकर टीच करने से, पढ़ाने से। देन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नॉलेज आप कितनी रखते हैं। आप अगर नॉलेज में कमज़ोर हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप जो है कक्ष में जाने से पहले 1-1.5 घंटा पहले उसको पढ़कर अच्छे से तैयारी कर पाते हैं, कर लें तो फिर आप जो है वो इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं। और लास्ट में टीचिंग स्किल, जिसके ऊपर हमें मेहनत करनी है, इसी के ऊपर मेरी वीडियो जो है वो आगे आने वाली है। अगर मैंने इन सारी चीज़ों को करना सीख लिया तो ऊपर वाली ये तीनों कमियों को मैं ढक सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप चारों ही इसको अपने अंदर डेवलप करें। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। ये चारों मिलकर ही मेरी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाती हैं। लास्ट में मैंने फीडबैक पूछा था, आपको प्रश्नोत्तर कैसा लगा। जो वीडियो इस विषय के संबंधित देखी थी उसी से संबंधित था, तो मैंने भी वीडियो के बेस के ऊपर ही बनाया था। प्रश्न समझने में आसान थे, मुझे तो लग रहा है बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे हैं। एस्टेट, सीटेट और नेट में सहायक होंगे, हाँ बिल्कुल होंगे आगे जाकर सहायक। मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में टिप्स भी दूंगा कि हम एस्टेट, सीटेट या नेट के एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करें। उपरोक्त सभी अदर भी दे दिया था, अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो बच्चों, मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो हमारी पिछली वीडियो के ऊपर बेस्ड था। आगे आने वाली और भी वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास हमारा जारी रहेगा, जिससे हमारी टीचिंग इम्प्रूव होगी। इस चैनल पर आप +1 +2 कॉमर्स के वीडियो भी पाएंगे, और एस्टेट, सीटेट, नेट से जुड़ी हुई जो है बहुत सारी वीडियोस इन फ्यूचर आने वाली हैं। और लगातार मेरा प्रयास रहेगा कि आप सबके शिक्षण स्तर को मैं सुधार दूँ। तो ये सारी इस प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी है, ताकि पता चल सके कि कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है समझ में। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।